आइए एकल संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक किसान सींग वाले बैल से बिना सींग वाली विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस गाय का प्रजनन कराता है। यदि सींग होने के लक्षण स्मॉल एन पर सींग ना होने का लक्षण कैपिटल एन प्रभावी है, तो संतति में सींग होने की क्या संभावना है। तो पहले हम इनके चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये बैल है और ये गाय है। अब हमारा सबसे पहला चरण होगा इनके अलील या जीनोटाइप को ज्ञात करना। तो हमें दिया गया है कि बिना सींग वाली विषम युग्मजी गाय का सींग वाले बैल से प्रजनन होता है। तो यदि ये गाय है तो इसके अलील यहाँ पर विषम युग्मजी हैं। विषम युग्मजी का मतलब इसके दोनों अलील असमान हैं। और हम जानते हैं कि सींग ना होने का लक्षण प्रभावी है, यानी पहले तो यहाँ पर कैपिटल एन मिलेगा और ये लक्षण प्रभावी है, इसलिए दूसरा लक्षण चूंकि विषम युग्मजी है इसलिए यहाँ पर स्मॉल एन होगा। तो इसका जीनोटाइप या दोनों अलील कैपिटल एन स्मॉल एन होंगे। अब यदि हम बैल के अलील्स को देखें तो ये क्या होगा, ये हमें नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न में ये दिया गया है कि सींग होने का लक्षण प्रभावी नहीं है बल्कि सींग ना होने का लक्षण प्रभावी है। और यहाँ पर सींग है इसके पास। यदि इसमें कैपिटल एन होगा तो इसके सींग नहीं होंगे क्योंकि सींग ना होने का लक्षण प्रभावी है। और इसके पास चूंकि सींग है इसका मतलब इसके दोनों ही जीन जो अलील होंगे वो दोनों ही स्मॉल एन होंगे, तभी इसके सींग होंगे। क्योंकि यदि इनमें से एक भी कैपिटल एन हो जाता है जो कि सींग ना होने का लक्षण है तो इसके सींग नहीं होंगे। तो इस तरह से ये इन दोनों के जीन्स हैं, अलील हैं। अब हम विसंयोजन के नियम का उपयोग करके संभावना का पता लगा सकते हैं। तो चूंकि ये नर है और इसलिए इसमें जब नर जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो सभी शुक्राणुओं में स्मॉल एन ही मिलेगा क्योंकि इसके दोनों जीन स्मॉल एन हैं। इसी तरह से गाय में जब अंडाणुओं का निर्माण होगा तो कुछ अंडाणुओं में कैपिटल एन होगा जबकि कुछ में स्मॉल एन होगा। तो इस तरह से हमें लगभग आधे अंडाणु कैपिटल एन के साथ और आधे स्मॉल एन के साथ मिलेंगे। अब यदि हम विसंयोजन के नियम का उपयोग करके टेबल तैयार करें तो हम देख सकते हैं कि यदि इस शुक्राणु से इस अंडाणु का संलयन होता है तो हमें कैपिटल एन स्मॉल एन मिलेगा। इसी तरह से यदि इस शुक्राणु से इस अंडाणु का संलयन होता है तब भी हमें कैपिटल एन और स्मॉल एन मिलेगा। लेकिन यदि इस शुक्राणु से इस अंडाणु का संलयन होता है तो हमें दोनों ही स्मॉल एन मिलेंगे। और इसी तरह यहाँ भी इस शुक्राणु से इस अंडाणु का संलयन होने पर हमें दोनों स्मॉल एन मिलेंगे। तो इस तरह से कुल 4 स्थितियां बनती हैं। इनमें से इन 2 स्थितियों में कैपिटल एन है जो कि प्रभावी लक्षण है और यह प्रभावी लक्षण सींग ना होने के लिए उत्तरदायी है। तो हम कह सकते हैं कि 4 में से 2 स्थितियों में सींग होने की संभावना है जबकि 2 स्थितियों में सींग ना होने की संभावना है। हमें प्रश्न पूछा गया है कि संतति में सींग होने की क्या संभावना है, तो हम कह सकते हैं कि 4 में से 2 स्थितियों में सींग होने की संभावना है। और यदि इसे प्रतिशत में व्यक्त करें तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर सकते हैं, 2/4 गुणा 100, तो हमें मिलता है 50% संभावना। ये 50% संभावना संतति में सींग होने की है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीपों में भूरा रंग कैपिटल बी प्रभावी या डोमिनेंट लक्षण है और नीला रंग यानी स्मॉल बी अप्रभावी या रिसेसिव लक्षण है। भूरे रंग की एक समयुग्मजी या होमोजाइगस सीप का नीले रंग की सीप से संकरण होता है। कितने प्रतिशत संतति का रंग नीला होने की संभावना है। तो मान लीजिए ये भूरी सीप है, जो भूरा रंग है यहाँ पर प्रभावी है और नीला रंग अप्रभावी है, ये नीली सीप है। ठीक है, भूरे रंग की जो सीप है वो समयुग्मजी है। समयुग्मजी का मतलब इसके दोनों ही जीन जो अलील का जोड़ा बनेगा उसमें दोनों ही एक समान है। और चूंकि भूरा रंग प्रभावी है और यह भूरे रंग की है, इसका मतलब इसके दोनों ही अलील कैपिटल बी होंगे। यदि हम नीले रंग को देखें तो इसमें अलील का जोड़ा कैसे बनेगा। यहाँ पर दिया है कि नीला रंग अप्रभावी या रिसेसिव है। इसका मतलब इसके अलील जोड़े में दोनों जीन स्मॉल बी होंगे
क्योंकि यदि इनमें एक भी कैपिटल बी हो जाता है तो वह भूरे रंग को परिलक्षित कर देगा। लेकिन यहाँ पर दिया है कि यह सीप नीले रंग की है, इसका मतलब इसके दोनों जीन स्मॉल बी होंगे, यही इसका अलील जोड़ा होगा। अब हम विसंयोजन के नियम से देख सकते हैं कि यदि इनका संकरण होता है तो हमें कौन से युग्म मिलेंगे। तो यदि भूरे रंग की सीप को हम नर मान लें तो इससे जो नरजनन कोशिकाओं का निर्माण होगा उनमें सभी में कैपिटल बी जीन ही मिलेगा हमको। और इसी तरह से यदि नीली सीप को हम मादा मान लें तो इससे जो मादा जनन कोशिकाओं या अंडाणुओं का निर्माण होगा उन सभी में स्मॉल बी ही मिलेगा, क्योंकि इसके दोनों जीन या अलील का जो जोड़ा है उसमें स्मॉल बी है। अब यदि हम यहाँ टेबल बनाएं और यह देखें कि कितने युग्म बनते हैं विसंयोजन के नियम का उपयोग करके, तो यदि इस शुक्राणु का इस अंडाणु से संलयन होता है तो हमें कैपिटल बी स्मॉल बी मिलेगा। इसी तरह से इस शुक्राणु और इस अंडाणु के संलयन से भी कैपिटल बी स्मॉल बी मिलेगा। इसी तरह से इस शुक्राणु और इस अंडाणु के संलयन से भी हमें कैपिटल बी और स्मॉल बी ही मिलता है। और अंतिम मामले में इस शुक्राणु और इस अंडाणु के संलयन से भी हमें कैपिटल बी और स्मॉल बी मिलता है। तो इस तरह से चार स्थितियों में हम देख सकते हैं कि इन चारों में ही हमें कैपिटल बी मिलता है। चूँकि कैपिटल बी प्रभावी लक्षण है, इसका मतलब जो संतति होगी उनमें भूरा रंग हमको देखने को मिलेगा, और ये चारों ही स्थितियों में हमें भूरा रंग देखने को मिलता है। हमसे प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रतिशत संतति का रंग नीला होने की संभावना है। तो हम देख सकते हैं कि चारों ही संतति में प्रभावी जीन उपस्थित है, प्रभावी अलील उपस्थित है जो भूरे रंग को परिलक्षित करेगा, इसलिए किसी भी संतति का रंग नीला नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0% संतति का रंग नीला होगा।